बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 11th क्लास फ़िज़िक्स न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम मेजरमेंट है, इसका टॉपिक नंबर 1.2 जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में है, इसको स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने प्रिपेयर करना है। अब इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं? बहुत ही सिंपल, आपसे वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिफ़ाइन करवा सकता है। इसकी दो टाइप्स हैं, बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। इनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से। इनको डिफ़ाइन और इनकी एग्जांपल्स पूछ सकता है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के फ़िज़िक्स में यूज़ होगा, क्योंकि आप जानते हैं जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, वैल्यूज़ के साथ हमने यूनिट लगाने होते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ये सिस्टम जो है ये क्यों बनाया गया, इसकी बनाने की जो वजह है वो क्यों पेश आई, सारी बातें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लें और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें, ताकि आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ बिल्कुल क्लियर नज़र आए और आप अच्छे से समझ सकें। स्टूडेंट्स, टॉपिक का यहाँ पर चैप्टर का नेम है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है पैमाइश करना, नापना, मेजरमेंट लेना। फिज़िक्स क्योंकि एक्सपेरिमेंटल साइंस है, तो यहाँ पर हम चीज़ों को मेजर करते हैं और जो चीज़ें मेजर हो सकती हैं उन्हीं को हम फिज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं, और जिन चीज़ों को मेजर किया जा सकता है उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, जो कि हम टॉपिक नंबर 1.1 के अंदर डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। स्टूडेंट्स, यूनिट्स जो है वो बहुत ही ज़रूरी हैं। विदाउट यूनिट हम किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको बता नहीं सकते। लेट करें आप बाज़ार जाते हैं कोई सामान ख़रीदने, आप चीनी या आटा वगैरह ख़रीदते हैं और आप शॉप वाले से कहते हैं कि मुझे चीनी चाहिए। वो कहता है भाई कितनी चाहिए? तो आप कहते हैं कि मुझे 5 चाहिए। अब आपने यूनिट नहीं लगाया, सिर्फ आपने नंबर बताया, तो अब वो ना समझ नहीं पाएगा कि भाई 5 दाने चाहिए चीनी के, या 5 ग्राम चाहिए, या 5 किलोग्राम चाहिए, या आपको 5 मन चाहिए। मतलब यूनिट जब तक नहीं लगाएंगे हम चीज़ को बता नहीं सकते और अगला बंदा उसको समझ नहीं सकता। तो यूनिट्स जो हैं वो हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आपने कोई भी चीज़ लेनी हो तो आप चीज़ के साथ यूनिट बताते हैं। आपने पेट्रोल डलवाना हो तो आप साथ यूनिट लगाते हैं कि इतने लीटर पेट्रोल डलवाना हो, तो लीटर जो है यूनिट है, ठीक है। आपने जगह खरीदनी हो तो आप यूनिट बताते हैं कि मुझे इतनी जगह, इतना एरिया, इतने एकड़ जगह खरीदनी है। इसी तरह आपने अगर अपना मैस बताना हो तो आप सिंपल नंबर नहीं बता सकते, यानी मेरा मैस जो है वो 40 है, भाई 40 ग्राम है, क्या है, तो आप साथ यूनिट लगाएंगे भाई किलोग्राम है। लेंथ बतानी हो कॉलेज से अपने घर की, अपनी हाइट बतानी हो, तो मतलब यूनिट तो लगाना ही पड़ता है। यूनिट हम हर जगह पे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मसला ये है कि 1960 से पहले की पहले बात करते हैं। 1960 से पहले ये था कि जितने भी कंट्रीज़ थे ना, इनके अपने अपने यूनिट्स थे। यानी लेट करें एक कंट्री है, कोई कंट्री है, वो लेंथ को फीट में मेजर कर रहा है, जो जिसको हम फुट बोलते हैं। इसी तरह एक और कंट्री है, वहाँ पर वो लेंथ को यार्ड में, गज में मेजर कर रहे हैं। एक और कंट्री है, वहाँ पर लेंथ को वो इंच में मेजर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मसला बनता है। अब मैं आपको और एग्जांपल दूं, लेट करें एक कंट्री है, वहाँ पर मैस को किलोग्राम मेजर कर रहे हैं, एक कंट्री है वहाँ पर मैस को पाउंड में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मसला ये बनता है बेसिकली कि जब कोई शख्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता है ना, तो वो अपने कंट्री वाले यूनिट से वाकिफ़ होता है, चूँकि उनको यूज़ करता रहता है। जब दूसरे कंट्री में जाता है तो वहाँ पर चूँकि यूनिट ही अलग हैं, तो लिहाजा उसको वो समझ नहीं आती कि अब ये क्या है। जिस तरह हम यहाँ पर पाकिस्तान में उर्दू बोलते हैं ना, तो अगर हम चाइना में चले जाएँ, वहाँ पर चाइनीज़ बोल रहे हैं, तो हमें तो उनकी समझ नहीं आएगी भाई ये क्या बोल रहे हैं। इस तरह अगर हम सऊदी अरेबिया चले जाएँ तो वहाँ पे अरेबिक बोलते हैं, तो हमें समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो यानी दुनिया के अंदर ना मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं, तो हमें जब दूसरी जगह जाते हैं तो ज़ुबान चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो अब फिज़िक्स के अंदर जो यूनिट्स हैं, अगर ये पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग होंगे तो साइंसदान एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाएंगे। लेट करें एक साइंटिस्ट है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो लेंथ को अपने कंट्री के अंदर जो यूनिट यूज़ हो रहे हैं उनको उसकी मदद से वो कैलकुलेशंस करता है। दूसरा जो हमारे पास साइंटिस्ट है किसी और कंट्री में, वो अपने कंट्री के यूनिट यूज़ करके एक्सपेरिमेंट करता है। तो वो दोनों एक दूसरे की वैल्यूज़ को समझ नहीं पाएंगे, चूँकि लेंथ मीटर में और होती है, गज में और होती है, फीट में और होती है।
तो अब मसला ये था कि यानी पूरी दुनिया के अंदर ना एक जैसा ही सिस्टम कर दिया जाए, है ना, एक जैसे यूनिट बना दिए जाएं ताकि सारी दुनिया के साइंसदान जो है ना वो एक जैसे यूनिट यूज़ करें, तो उनकी एक जैसी वैल्यूज़ आएँ, एक जैसे न्यूमेरिकल्स करें और एक दूसरे को समझना आसान हो जाए, एक दूसरे को समझना आसान हो जाए। तो इसीलिए 1960 के अंदर ना साइंसदानों की एक मीटिंग बैठी, एक कमेटी बैठी और ये बहुत बड़ा मसला बन गया था। तो इसलिए वो मीटिंग बिठानी पड़ी कि पूरी दुनिया के अंदर ना यूनिट एक जैसे यूज़ हो। अब देखें ना, हमारे पास जो फिज़िक्स की बुक है उसमें लेंथ और मास और टाइम के यूनिट कुछ यूज़ हो रहे हैं, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड यूज़ हो रहा है। किसी और कंट्री की फिज़िक्स की बुक को उसमें लेंथ गज में मेजर की हुई हो, मास जो है पाउंड में मेजर किया गया हो, पाउंड में, ठीक है, टाइम जो है वो आवर्स में मेजर किया गया हो, तो हम उस न्यूमेरिकल चाहे सेम भी हो तो वहाँ पर वैल्यूज़ और आएंगी, यहाँ पर वैल्यूज़ और आएंगी, हम समझ नहीं पाएंगे भाई ये कैसे न्यूमेरिकल हुआ, हमारे वाला तो और तरीके से हुआ है। तो पूरी दुनिया के अंदर साइंस एक जैसी हो जाए, मैथ कैलकुलेशंस एक जैसी हो जाए, यूनिट एक जैसे हो जाए ताकि समझना आसान हो जाए। इसीलिए हमें सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ा जिसको हम पूरी दुनिया में हर कंट्री में लागू करें और पूरी दुनिया के साइंसदान उसी को फॉलो करते हुए अपने कैलकुलेशंस करें ताकि पूरी दुनिया के अंदर साइंस एक जैसी हो, एक दूसरे को समझना आसान हो जाए। तो इसी वजह से सिस्टम इंटरनेशनल बना। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब यहाँ पर ना मैं आपको बताऊं कि ये सिस्टम इंटरनेशनल 1960 में बना, हम इसकी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मेन 3 सिस्टम थे, 3 सिस्टम काम कर रहे थे। हम पहले उनकी बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आमतौर पे एमसीक्यूज में आता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखिएगा, यानी 1960 से पहले सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट बनने से पहले जो है 3 सिस्टम जो थे वो मेन सिस्टम थे जो पूरी दुनिया में ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, और भी कई थे, 3 थे, ठीक है। अब उन तीनों को आप ना एक दफ़ा ध्यान के साथ समझ लें क्योंकि आपकी बुक के अंदर भी आगे इनका जिक्र है, तो मैं आपको इनको ना डिटेल में समझा ही दूँ। एक था CGS सिस्टम, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक CGS सिस्टम था, और एक हमारे पास था MKS। ये क्या होते हैं मैं आपको डिटेल के अंदर समझाने वाला हूँ, आपने बहुत ही तवज्जो के साथ चीज़ों को समझना है। हो सकता है टाइम थोड़ा सा लग जाए लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगा। इसके बाद एक था FPS सिस्टम, FPS सिस्टम। ये 3 सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा मशहूर थे। अब यहाँ पर जो CGS सिस्टम है ना, इसका C का मतलब है सेंटीमीटर, C जो है उसका क्या मतलब है, सेंटीमीटर, यानी ये ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद G जो है ये है ग्राम, लेंथ यानी इसमें मैस को ग्राम में मेजर करते हैं। और S जो है ये है सेकंड, यानी टाइम को सेकंड में मेजर करना। तो इस तरह CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला सिस्टम। M क्या सिस्टम, M जो है ये है मीटर, यानी इस सिस्टम के अंदर लेंथ जो है उसको मीटर में मेजर किया जाता था। तो किसी कंट्री में ये था, किसी में वो था। K जो है वो किलोग्राम जो है, और यहाँ पर जो S है वो सेकंड ही है, S जो है वो क्या है, वो सेकंड है। इसी तरीके से ये हमारे पास FPS सिस्टम बहुत ज़्यादा मशहूर था, आमतौर पर बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर ये ज़्यादा यूज़ होता था, अभी भी ये यूज़ हो रहा है, अमेरिका के अंदर अभी भी ये यूज़ होता है। तो F जो है वो है फुट, यानी लेंथ को फीट में मेजर करते हैं। अच्छा, P जो है पाउंड है, यानी मैस को पाउंड में, अमेरिका के अंदर अभी भी मैस पाउंड में मेजर होता है, वो किलोग्राम यूज़ नहीं करते। आप कभी अमेरिका जाएं, वहाँ पर आपने चीज़ खरीदनी हो तो आपको बताना पड़ेगा आपको कितनी पाउंड चीज़ खरीदनी है, किलोग्राम नहीं वहाँ पर चलता, अभी भी वो इसको फॉलो कर रहे हैं। और S जो है ये क्या है, सेकंड है। अच्छा, अब ना इनको ज़रा डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन आपने सुननी है, लिखनी खुद है, सुननी है, लिखनी खुद है। यानी अगर आ जाए डिफाइन CGS सिस्टम, या व्हाट इज़ CGS सिस्टम, या व्हाट इज़ MKS सिस्टम, या डिफाइन FPS सिस्टम, तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ध्यान के साथ सुनिएगा। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देता हूँ जिसके अंदर तीनों की डेफिनेशन जो है वो फिट हो जाएगी, तीनों की, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पर हम इसको फिट कर देते हैं। देखें, ये है डेफिनेशन, द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच, ऐसा सिस्टम जिसमें इन विच लेंथ इज मेजर्ड, लेंथ इज मेजर्ड इन, आगे मैं लगा देता हूँ फिल इन द ब्लैक्स, डैश लगा देता हूँ, इसके बाद लगाता हूँ कॉमा, इसके बाद लिखता हूँ मैस, मैस इज मेजर्ड, मैस इज
मेजर्ड यानी मैस को मेजर किया जाता है, मेजर्ड इन डैश एंड टाइम इज मेजर्ड एंड, और जो टाइम है, टाइम इज मेजर्ड इन डैश इज कॉल्ड डैश सिस्टम। अब आप ये डैश डैश क्या कर रहे हैं जी, सुनिएगा, तीनों डेफिनेशन इसके अंदर आप लिख सकते हैं। अगर आपको आ जाए कि आप CGS सिस्टम को डिफाइन करें, मतलब डिफाइन CGS सिस्टम, तो क्या लिखेंगे? द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी ये यूनिट का ऐसा सिस्टम है इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, mass is measured in gram and time is measured in second is called CGS system। ठीक है, इसी तरह अगर आपको FPS सिस्टम के डेफिनेशन आ जाए तो फिर भी आप इसी को वो चीजें पुट कर दें। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन फीट, mass is measured in pound and टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड इज कॉल्ड FPS सिस्टम। इसी तरह जो MKS सिस्टम है उसकी डेफिनेशन आप कमेंट में लिख कर दें ताकि मुझे पता चले आप डेफिनेशन बना सकते हैं या नहीं बना सकते। जस्ट आपको यहाँ पर जौन सा सिस्टम है वो लिख देना है, उसमें लेंथ किस में मेजर की जाती है, मैस और टाइम किस में मेजर किया जाता है, वो आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैक्स में फिट कर देना है, तो इनकी डेफिनेशन बन जाएगी। अच्छा, अब ये जो FPS सिस्टम है ना, इसका एक और नाम भी है, वो है जी इंपीरियल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंपीरियल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसको बोलते हैं। CGS सिस्टम को एक और नाम भी देते थे, इसको बोलते हैं गॉजेस या गॉज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, अच्छा, इसको मैट्रिक सिस्टम भी बोलते थे, इसको मैट्रिक सिस्टम का नाम भी दिया जाता था। और आपको एक और बात बता दूं कि इस जो सिस्टम है ना, ये FPS, इसको हम ब्रिटिश सिस्टम का नाम भी देते हैं, ब्रिटिश सिस्टम का नाम भी देते थे। यानी इनके FPS सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड इंपीरियल सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। ये आज भी यूज होता है बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, ये आज भी यूज हो रहा है। ठीक है, उन्होंने सिस्टम इंटरनेशनल को फॉलो नहीं किया, अभी हम उसको भी पढ़ेंगे। और CGS सिस्टम, ये जो MKS सिस्टम है ना, इसको बाद में अपडेट करके सिस्टम इंटरनेशनल बना दिया गया, बाकी दोनों को ख़त्म कर दिया गया। तो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि हमारे पास 1960 से पहले दुनिया के जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं उनके अपने अपने यूनिट्स थे। तो इसी वजह से जब लेट करें आपने कहीं पे ट्रेड करने जाना है एक मुल्क से दूसरे कंट्री में, तो वहाँ पर यूनिट ही चेंज हो जाएंगे, तो लिहाजा आपको मसला बनेगा तिजारत करने में। तो लिहाजा पूरी दुनिया के अंदर अगर एक जैसे सिस्टम होंगे तो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, साइंटिस्ट के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए सिस्टम इंटरनेशनल को बनाया गया। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसका पता होना ज़रूरी है। आइए अब हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, अब आपके लिए समझना भी आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ये आपकी बुक के ऊपर भी यही लिखी हुई पहली लाइन के अंदर कि इन 1960 में एन इंटरनेशनल कमेटी, एक कमेटी बैठी, एक मीटिंग बैठी, दुनिया के जो नामवर साइंसदान हैं उनकी, एग्रीड ऑन अ सेट ऑफ डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड, और वो एग्री हुए यूनिट्स पे, उनकी डेफिनेशन स्टैंडर्ड आप जानते हैं यूनिट्स को कहते हैं, मैं इससे पहले टॉपिक 1.1 के अंदर समझा के आ चुका हूँ। टू डिस्क्राइब फिजिकल क्वांटिटीज, यानी फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए, जिस तरह लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, मैस फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम, करंट, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो इनको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने स्टैंडर्ड बनाए, डेफिनेशन बनाई, यूनिट्स बनाए। वो जो इन्होंने फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट वहां पर बनाए, द सिस्टम दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो उसको नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्योंकि अब इनको इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर फॉलो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी इसकी डेफिनेशन, और इससे पहले मैं आपको इसकी कंप्लीट स्टोरी बता चुका हूं। आइए अब इसकी टाइप्स की बात करते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को SI यूनिट्स भी कहते हैं, यानी इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स, ये SI इस तरह लिखते हैं, IS नहीं लिखते, SI लिखते हैं। टाइप्स ऑफ SI यूनिट्स, भाई इसकी 2 टाइप्स हैं। वैसे इसकी पहले 3 टाइप्स थी, ठीक है, 1995 से पहले इसकी 3 टाइप्स थी, लेकिन 1995 के बाद इसकी 2 टाइप्स हो गई। आपको ये भी मैं आगे जाके बताऊंगा। द सिस्टम इंटरनेशनल कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड्स ऑफ यूनिट्स, इसमें 2 तरह के यूनिट हैं। पहला बेस यूनिट, ठीक है। अब आप इससे पहले टॉपिक के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज और इसकी 2 टाइप्स, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया टॉपिक 1.1 वाला, उसको ज़रूर समझे। उसमें मैंने, है तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज
क्वांटीज आप पहले पढ़ के आए हैं, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। तो डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। द यूनिट्स यूज टू मेजर बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स, यानी बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज होंगे उनको बेस यूनिट्स बोलेंगे। अब मैंने आपको बताया था इससे पिछले टॉपिक में कि 7 क्वांटिटीज जो है वो बेस है, तो उनके फिर जो यूनिट है वो भी तो 7 ही होंगे ना, तो बेस यूनिट्स भी कितने हुए फिर 7 हुए। देयर आर 7 बेस यूनिट्स, कितने यूनिट्स हैं 7 बेस एग्जांपल्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, जब आपसे वो बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन पूछे तो आप और एग्जाम्पल पूछे तो आप वहां पर क्वांटिटीज लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम यूनिट्स, देखो किसको डिफाइन कर रहे हैं, यूनिट्स को, तो हमने एग्जाम्पल भी किसकी देनी है, यूनिट्स लिखने हैं ना, क्वांटिटी तो नहीं लिखनी। अगर हम लेंथ लिखेंगे लेंथ तो क्वांटिटी है, मैथ्स लिखेंगे मैथ्स तो क्वांटिटी है, हमने क्या लिखने हैं उनके यूनिट्स लिखने हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं, वो यहाँ पर क्वांटिटीज लिख कर आ जाते हैं एग्जाम्पल्स में, जबकि यूनिट्स को डिफाइन करना है और एग्जाम्पल में भी वो वाले यूनिट्स लिखने हैं। तो इसलिए मैंने आपको यूनिट्स यहाँ पर लिख के दिए हैं और आपको ये जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं वो बता भी दी। एग्जाम्पल, 7 बेस क्वांटिटीज लेंथ है तो लेंथ का यूनिट मीटर होगा, सिंबल एम, ठीक है। मैस बेस क्वांटिटी है उसका यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी। टाइम बेस क्वांटिटी है उसका यूनिट सेकंड, बेस यूनिट सेकंड होगा। इसी तरीके से टेम्परेचर बेस क्वांटिटी है उसका यूनिट केल्विन और के के साथ शो करेंगे। इस तरीके से करंट बेस क्वांटिटी है उसका यूनिट एम्पेयर, सिंबल ए। इसी तरह हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट बेस क्वांटिटी है और इसका यूनिट कैंडेला, सी डी। और इसी तरह हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेस क्वांटिटी थी उसका यूनिट मोल और इसका सिंबल MOL होता है। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर आपको टेबल नज़र आ रहा है, आपके बुक के अंदर बना हुआ है, जहाँ पर ये 7 क्वांटिटीज़ इनके यूनिट्स इनके सिंबल्स लिखे गए हैं। आप इस तरीके से लिखना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, इस तरह टेबल बना हुआ है, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आपसे वो जितनी एग्जाम्पल्स पूछे आप उतनी लिख दें, चूँकि ये 7 है तो 7 लिख दें, फिर भी कोई मसला नहीं है। अब हम इसकी सेकंड टाइप को डिस्कस करते हैं और वो है ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, अच्छा इसी की यही लाइन है, यही लाइन यहाँ पर लिखी है। द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स, द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे वो ड्राइव्ड यूनिट्स होंगे, ठीक है। तो पहला जो इससे पिछला लेक्चर है टॉपिक 1.1, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, उसको आप जरूर देखिएगा। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो अगर क्लियर होगा तो ये वाला क्लियर होगा, ये वाला क्लियर होगा तो इससे आगे वाले क्लियर होगा। ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है, मुंसलिक हैं। तो अगर आप कोई टॉपिक दरमियान में मिस करके उससे अगला समझते हो तो वो फिर आपको उस तरीके से समझ नहीं आएगा, उतना मजा समझने में नहीं आएगा, ये बात है। अब यहाँ पर पहले 3 मैंने बताया, पहले 3 टाइप्स थी। तीसरी टाइप थी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये जो एंगल्स वगैरह होते हैं ना, एंगल्स वगैरह, उनको मेजर करने के लिए अलग यूनिट्स है, लेकिन उनको नाम देते थे सप्लीमेंट्री यूनिट्स का। वो 2 थे, उसको भी फिर 1995 के अंदर ड्राइव्ड क्वांटिटीज में मर्ज कर दिया गया और 2 टाइप्स ही रह गई। द यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है, इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ड्राइव्ड यूनिट्स इन 1995 के अंदर ये 2 यूनिट्स जो थे ये अलग कैटेगरी, अलग टाइप्स में रखे हुए थे, फिर इनको भी इस ड्राइव्ड के अंदर मर्ज कर देगा। एग्जाम्पल्स हमने लिखनी है। अब एग्जाम्पल्स कौन सी लिखनी है, ड्राइव्ड यूनिट्स की। तो देखें ड्राइव्ड यूनिट्स, न्यूटन। न्यूटन क्या है भाई, फोर्स तो न्यूटन होता है ना, तो न्यूटन जो है वो हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट है। इस तरह वर्क क्या होता है, जाउल, जाउल होता है। अच्छा न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा कैसे होता है, देखें आप जानते हैं, यहाँ पर करता हूँ, F इज इक्वल टू MA। ओके, ये फार्मूला न्यूटन सेकंड ला है, आपने पढ़ा हुआ मैट्रिक क्लासेस में। इसको यूनिट की फॉर्म में लिखते हैं। फोर्स का न्यूटन इक्वल लगाएं, मैस का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मैंने बता दिया। अच्छा जाउल, वर्क का जाउल है, और जाउल जो है आप जानते हैं वर्क एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। 7 क्वांटिटीज बेस हैं, उन 7 के नाम याद कर लें, ये यहाँ पर टेबल बना हुआ है, इसके अंदर लिखी हुई है। ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं, इनके यूनिट बेस यूनिट्स हैं। इन क्वांटिटीज के अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज है वो सारी की सारी ड्राइव्ड है। ये 7 हैं, ये बेस हैं, इनके अलावा बाकी सारी की सारी ड्राइव्ड हैं। तो इनके जो यूनिट्स हैं वो बेस हैं, इनके अलावा बाकी जितने भी यूनिट्स हो गए वो सारे क्या कहलाएंगे, वो ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाएंगे। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं, कोई क्वांटिटी दे के पूछा जाए कि ये कौन सी क्वांटिटी है, बेस है या ड्राइव्ड है, तो ये जो टेबल के अंदर 7 है, अगर इनमें से कोई हो तो बेस, अगर इनके अलावा कोई हो तो फिर ड्राइव्ड। और इस तरह यूनिट्स भी याद रख लें। अच्छा वर्क और जाउल होता है, और जाउल इक्वल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। भाई कैसे, ये इसके इक्वल कैसे होता है, चलो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ एक दफ़ा, ये मैं वैसे लिख लेता हूँ, लिखा हुआ था।
W इज इक्वल टू एफ डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वर्क जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास होता है वर्क। अच्छा अब देखें वर्क ऑन जाउल, वर्क ऑन जाउल, और यहाँ पर जाउल इक्वल होता है न्यूटन मीटर के। जाउल किस इक्वल होता है? न्यूटन मीटर के। जाउल इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, और ये इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब देखो फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो जाउल किसके इक्वल आया? न्यूटन मीटर के। अब आप यहाँ पर अगर न्यूटन की वैल्यू पुट करें, न्यूटन किसके इक्वल है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये वाला मीटर वैसे ही लगा दें, तो जाउल इक्वल आया किलोग्राम। अब एम और एम, मीटर और मीटर, मीटर का स्क्वायर s-2, तो वर्क काउंट जाउल, जाउल इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, और न्यूटन की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई। मैं इसको अब रेज कर रहा हूँ क्योंकि ये रफ काम था। इसी तरह पावर काउंट क्या होता है? पावर चूंकि एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है तो पावर काउंट होता है वाट। ठीक है, वाट होता है, और वाट इक्वल होता है जाउल पर सेकंड के। तो इस तरीके से अब अगर यहाँ पर जाउल की वैल्यू पुट करें तो ये बनेगा किलोग्राम मीटर, मीटर यहाँ पर ये मीटर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। आपने परेशानी हो ना, ये 4th चैप्टर के अंदर पावर का टॉपिक है, वहाँ पर ये आप ड्राइव करेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर प्रेशर काउंट लिख सकते हैं। प्रेशर काउंट आप जानते हैं क्या होता है? पास्कल होता है ना। प्रेशर चूँकि एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है तो उसका यूनिट भी क्या होगा? ड्राइव यूनिट होगा। तो इस तरीके से आप 3 से 4 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर कॉमन मिस्टेक समझा दो। कॉमन मिस्टेक क्या है कि यूनिट्स को डिफाइन करना है और एग्जाम्पल्स के अंदर भी यूनिट्स ही लिखने हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं? यूनिट्स को डिफाइन करते हैं और फिर ड्राइव्ड क्वांटिटीज लिख कर आ जाते हैं। तो क्वांटिटीज पूछे तो एग्जाम्पल में क्वांटिटीज लिखनी है उनको डिफाइन करके, और एग्जाम्पल्स जो है यूनिट लिखने हैं जब वो यूनिट पूछे। तो ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिफाइन किया। उसकी 2 टाइप्स हैं, उनकी डेफिनेशन, उनकी एग्जाम्पल्स। डेफिनेशन एग्जाम्पल पेपर में आएगा कि डिफाइन, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा? डिफाइन बेस क्वांटिटीज, गिव इट्स एग्जाम्पल्स, राइट डाउन इट्स एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके से आप डिफाइन करें, एग्जाम्पल लिख दें। कैसे आएगा शॉर्ट क्वेश्चन? डिफाइन डिराइव्ड यूनिट्स, राइट डाउन इट्स 3 एग्जाम्पल्स। भाई आप डिफाइन कर दें इसकी, ये 3 मैंने 4 लिखी हैं, 3 एग्जाम्पल्स लिख देना, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इकट्ठा भी आ सकता है, डिफाइन बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स, राइट डाउन देयर 2 एग्जाम्पल्स, यानी दोनों को डिफाइन कराएगा, इनकी 2-2 साथ एग्जाम्पल्स पूछ लेगा, तो लिख देना। सिंपल है, आपको मैं समझा चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक 1.2 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है, इसके अंदर साइंटिफिक नोटेशन भी आता है, प्रीफिक्सेस भी आता है, और लास्ट पे हमारे पास कन्वेंशंस हैं वो भी आती हैं। तो उनको हम अलग अलग लेक्चर के अंदर डिटेल में समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, यहाँ पर हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको नया कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अपने क्लास फेलोज़, और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। इसी के साथ ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।